अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हमारे पास क्या है कि बॉडी में जो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू थे उसमें से एक हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये इसका मोस्टली फंक्शन जो होता है वो होता है कनेक्टिव और सपोर्टिव फंक्शंस टू द अदर टाइप्स ऑफ टिश्यू जो हमारे पास एपिथेलियल थे और मस्कुलर थे और हमारे पास नर्वस टिश्यू थे। कनेक्टिव टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि उसमें हमारे पास होते हैं फ्यूअर सेल्स होते हैं और उसमें हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो ज़्यादा होता है। हमारे पास जो पहले हम पढ़ चुके हैं एपिथेलियम, उसमें हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो था वो स्मॉल अमाउंट में था और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स थे। ठीक, अब हमारे पास क्या है कि इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास बना होता है दो कंपोनेंट्स जो उसके होते हैं, वो होता है ग्राउंड सब्सटेंस और दूसरा होता है हमारे पास उसके फाइबर्स। ग्राउंड सब्सटेंस बना होता है प्रोटीओग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ, और फाइबर्स में हमारे पास कोलेजन, रेटिकुलर इलास्टिक फाइबर्स आ जाते हैं। और हमारे पास इनकी जो कंपोजिशन है डिफरेंट, जो कनेक्टिव टिश्यू की हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो इस बेसिस पे है कि कौन से कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास किस टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में क्या चीज़ प्रेजेंट है। फिर आते हैं हम फंक्शंस पे। तो इसके 4 मेन फंक्शंस है। एक हमारे पास पहला स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हमारे पास ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो हमारे पास बोन और कार्टिलेज ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारे पास सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी बनाते हैं। और इसके अलावा जो थोरेसिक केज है हमारे पास एक प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, किस चीज़ को, हार्ट को, लंग्स को और ग्रेट वेसल्स को। ठीक, इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका फंक्शन मीडियम फॉर एक्सचेंज। तो हमारे पास इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसमें हमारे पास एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होते हैं। मोस्टली जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती है। वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का और मेटाबॉलिक वेस्ट का एक्सचेंज होता है। थर्ड फंक्शन हमारे पास आ जाता है डिफेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। तो हमारे पास ऐसा है कि इसके 3 वेज होते हैं। एक ये कि मतलब इसका जो एक्स्ट्रा इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, वो हमारे पास ऐसा फिजिकल बैरियर काम करता है। फिजिकल बैरियर हमारे पास जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है एपिथेलियम, अगर उसको बैक्टीरिया क्रॉस कर लेता है तो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है उसके नीचे और वो फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को। सेकेंड वे इसका हो सकता है कि कुछ हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं, मतलब यहाँ पे हमारे पास 8 टाइप आगे एक्सप्लेन की गई हैं। 4 उसमें से रेजिडेंट है, 4 माइग्रेंट। तो कुछ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं उनमें इनगल्फ करने की पावर होती है, तो वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर सकते हैं। और ये हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि हमारे पास कुछ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स जो कि प्लाज्मा सेल्स होते हैं एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं और हमारे पास रिएक्ट करते हैं एंटीजन के साथ। और चौथा फंक्शन इसका हो गया स्टोरेज ऑफ फैट्स। हमारे पास जो एडिपोज टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की एक एग्जांपल है। तो हमारे पास 4 मेन फंक्शन हो गए, स्ट्रक्चरल और एक्सचेंज और हमारे पास वो डिफेंस और हमारे पास स्टोरेज ऑफ फैट, मतलब इससे फिर हमारे पास एनर्जी स्टोरेज होती है। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स पे आने से पहले हम कहेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू की जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास है 3 मेन क्लासिफिकेशन, 3 मेन टाइप्स हैं एक क्लासिफिकेशन की। तो उसमें हमारे पास आ जाता है एक एम्ब्रियोनिक, एक हमारे पास आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और तीसरा हमारे पास आ जाता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। फिर इनकी अपनी सब क्लासिफिकेशन भी है, लेकिन यहाँ पे जो हम कनेक्टिव टिश्यू सेल्स पढ़ रहे हैं वो हमारे पास मोस्टली हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के हम सेल्स पढ़ रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू होने के लिए कि मतलब कोई टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू कहलाने के लिए कुछ ट्रेड्स होती है, तो वो ट्रेड्स अगर फुलफिल होती है तो हम उसे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कहते हैं। जो एम्ब्रियोनिक और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है वो ये ट्रेड्स से थोड़ा सा डिविएट करता है। वो ट्रेड्स कौन सी है, वो 3 ट्रेड्स हैं हमारे पास। एक है कि उसमें डिस्पर्स सेल्स होने चाहिए, और हमारे पास सेकंड है कि मोर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल देन सेल्स होना चाहिए, और तीसरा है कि एक्सटेंसिव प्रोटीन फाइबर्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होने चाहिए। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर ऐसा कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है कि जिसमें ये 3 ट्रेड्स होती हैं और इसमें लीस्ट डिविएशन है। ठीक, अच्छा, अब इसके सेल्स पे आते हैं। हमारे पास हैं 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। हमारे पास रेजिडेंट सेल्स हैं और माइग्रेंट सेल्स हैं। रेजिडेंट सेल्स जो कि वहीं पे डेवलप होते हैं और वहीं पे रहते हैं, इसको हम फिक्स सेल्स भी कहते हैं। और इसकी 4 जो हैं हमारे पास सेल्स, वो हैं फाइब्रोब्लास्ट, मायोफाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट्स एंड मीसेनकाइमल स्टेम सेल्स। 4 हो गई। कैसे? फाइब्रोब्लास्ट, मायोफाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट्स एंड मीसेनकाइमल स्टेम सेल्स, ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में ही रहते हैं, वहीं पे डेवलप होते हैं और वहीं पे रहते हैं। माइग्रेंट सेल्स क्या है? वो सेल्स जो कि कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। इसमें कौन से सेल्स आएंगे? मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, और हमारे पास मैक्रोफेजेस और वाइट ब्लड सेल्स। ठीक, हमारे पास प्लाज्मा एंटीबॉडी बनाता है, मास्ट सेल्स जो होते हैं इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस सीक्रेट करता है, मैक्रोफेजेस हमारे पास इनगल्फ करता है।
बैक्टीरिया वगैरह को, और वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे पास वो डिफेंस करते हैं। अब हमारे पास क्या है कि जो कह रहे हैं कि जो लूज एरियोलर वैरायटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है उसमें ये सारे प्रेजेंट होते हैं। लूज जो है ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पे एक पूरा चैप्टर है, ठीक। उसके बाद आ जाता है कि जो कह रहे हैं कि जो और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की और टाइप्स हैं कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू या एडिपोज वगैरह, उसमें इसमें सारे सेल्स नहीं प्रेजेंट होते, कुछ प्रेजेंट होते हैं। तो जो लूज वैरायटी है उसमें सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब हमारे पास एक एक सेल टाइप हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले आता है हमारे पास रेजिडेंट सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। अब रेजिडेंट सेल में सबसे पहला हमारे पास आ जाता है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जो है वो सबसे अबंडेंट वैरायटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल है, और इसके स्ट्रक्चरल फीचर्स डिपेंड करते हैं कि ये हमारे पास इसका फंक्शन क्या है। तो अगर ये हमारे पास इनएक्टिव है तो इसकी मतलब इसकी दो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं, एक हमारे पास इनएक्टिव फाइब्रोब्लास्ट होता है और एक एक्टिव फाइब्रोब्लास्ट होता है। इनएक्टिव फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो हमारे पास स्मॉल ओवल सेल्स हैं, और उनका जो न्यूक्लियस है वो स्मॉल कंडेंस्ड रॉड शेप न्यूक्लियस है। इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो स्लाइडली एसिडोफिलिक होता है, क्योंकि इसमें बेसिक अमीनो एसिड वाले प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसका इतना ये स्टेन लेता नहीं है, और पेरिफेरीज पे तो बिल्कुल लिटिल और नो स्टेन लेता है। साइटोप्लाज्म इसका बहुत ज़्यादा थिन होता है, तो इसको आइडेंटिफाई करना, इसकी सेल की बाउंड्री को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। फिर हमारे पास एक्टिव फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, वो हमारे पास लार्जर होते हैं, स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं, और इनके स्लेंडर रेडिएटिंग प्रोसेसेस होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज अवर्ड न्यूक्लियस है, और इसका न्यूक्लियोलस भी हमारे पास प्रोमिनेंट होता है। इसका साइटोप्लाज्म हमारे पास बेसोफिलिक डाई लेता है। वो ब्लू कलर इस वजह से शो करता है क्योंकि उसमें राइबोसोम्स और आर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कि हमारे पास RNA प्रेजेंट होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जब एसिड तो बेसोफिलिक डाई लेगा और ब्लू अपीयर होगा। और हमारे पास इसका जो फंक्शन है वो हमारे पास ये है कि वो सिक्रीट करता है कोलेजन और इलास्टिन, और इसके अलावा हमारे पास ये फिर पॉलीमराइज होकर कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स बनाते हैं, और ग्राउंड सब्सटेंस के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी सिक्रीट करते हैं, जैसे कि प्रोटीओग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन्स। मायोफाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट की तरह ही हैं, बस उसमें यह है कि उसमें एक्स्ट्रा बंडल्स ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स आ गए और डेंस बॉडीज़ आ गई, जो कि जैसे सिमिलर टू द स्मूथ मसल सेल्स में जैसे प्रेजेंट होती थी वैसे डेंस बॉडीज़ आ गई। इसका अब देखिए इसमें मायो मतलब मसल्स हैं, तो इसमें जब एक्टिन फिलामेंट्स और डेंस बॉडीज़ आ गई तो इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो इससे पता चलता है कि इसका फंक्शन क्या होगा, वूंड कॉन्ट्रैक्शन, और ये वूंड हीलिंग में हेल्प करता है। वूंड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, विच इज़ द प्रोसेस दैट कॉजेज द क्लोजर ऑफ वूंड। अच्छा, फिर हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ जो सेल्स आ जाते हैं एडिपोसाइट्स, जो हमारे पास फिक्स सेल्स थे, जो रेजिडेंट सेल्स थे, एक फाइब्रोब्लास्ट थे, एक मायोफाइब्रोब्लास्ट, फिर एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स होते हैं इसको हम फैट सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास फैट ड्रॉपलेट प्रेजेंट होते हैं, और ये अगर ज़्यादा अमाउंट में एक जगह प्रेजेंट हो तो उसको हम एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं। इसका जो हमारे पास डायमीटर है एक एडिपोज का सेल का, एडिपोसाइट का, तो 50 to 150 माइक्रोमीटर है। अगर इंडिविजुअली प्रेजेंट हो तो ये हमारे पास स्फेरिकल ओवल शेप में होते हैं। अगर ये क्लोजली पैक्ड एज एन एडिपोज टिश्यू है तो ये हमारे पास पॉलीगोनल शेप, क्योंकि कंप्रेस हो जाते हैं, और ये डिराइव होते हैं मीसेंकाइमल सेल से। फाइब्रोब्लास्ट भी मीसेंकाइमल सेल से डिराइव होते हैं, और हमारे पास एडिपोसाइट्स भी मीसेंकाइमल से डिराइव होते हैं। अब हमारे पास है कि एडिपोसाइट हमारे पास यूनिलॉक्यूलर भी हो सकता है और मल्टीलॉक्यूलर भी हो सकता है। यूनिलॉक्यूलर मतलब उसमें सिंगल लार्ज फैट ड्रॉपलेट होगा, और मल्टीलॉक्यूलर मतलब उसमें मैनी स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स होंगे। एडल्ट्स में मोस्टली हमारे पास होता है यूनिलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स होते हैं, और इसकी वजह से जो हमारे पास एडिपोज टिश्यू बनता है वो वाइट एडिपोज टिश्यू होता है। जब मल्टीलॉक्यूलर फैट सेल्स होते हैं वो हमारे पास ब्राउन एडिपोज टिश्यू बनाते हैं। ये मोस्टली बेबीज़ में प्रेजेंट होता है, और जो हाइबरनेटिंग एनिमल्स होते हैं। अब हमारे पास जो यूनिलॉक्यूलर एडिपोसाइट है उसकी जो शेप होती है हमारे पास सिग्नेट रिंग अपीयरेंस देता है, कि हमारे पास एक लार्ज फैट ड्रॉपलेट बीच में प्रेजेंट होता है, और साइडों पे हमारे पास साइटोप्लाज्म इसका आ गया, और इसका जो 80% एरिया उसने लिया हुआ है, फैट ड्रॉपलेट ने लिया हुआ है। ये इसका थिन रिम ऑफ साइटोप्लाज्म साइड पे चला गया, और ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस कई साइड पे होता है। तो ये हमारे पास ऐसे अपीयरेंस देता है जैसे सिग्नेट रिंग। हमारे पास सिग्नेट रिंग क्या होती है कि एक हमारे पास ऐसे सिंपल रिंग्स होती हैं बैंड लाइक, और सिग्नेट रिंग ऐसी होती है कि बैंड लाइक होती हैं, आगे उनके फिर कुछ डिज़ाइन हो या कोई जेम लगा हो, तो ये सिग्नेट रिंग होती है। और ये इस पे आगे है चैप्टर एडिपोस टिश्यू पे, जिसमें एडिपोसाइट्स भी डिस्कस हुआ है।
फोर्थ हमारे पास मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स आ जाते हैं। ये हमारे पास एम्ब्रियोनल मेसेनकाइम से आते हैं और इनकी ये एबिलिटी होती है कि ये हमारे पास क्या करते हैं कि ये गिव राइज टू फाइब्रोब्लास्ट और एडिपोसाइट्स कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स है ये एज पेरीसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं एज अलोंग द कैपिलरीज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। अगर उस कैपिलरीज में अगर कोई सेल डैमेज होता है तो मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं हमारे पास उसके अपने सेल्स जो हमारे पास कैपिलरी होती है उसके सेल्स में। इसके अलावा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन वगैरह भी करता है ये। अच्छा, फिर हमारे पास माइग्रेंट सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं जो कि फ्री सेल या ट्रांजिएंट सेल्स हैं। ये हमारे पास बोन मैरो में ओरिजिनेट होते हैं और ये हमारे पास सर्कुलेट करते हैं ब्लड में। फिर अगर कोई सिग्नल आता है, कोई स्टिमुलस आता है तो फिर हमारे पास ये ब्लड स्ट्रीम को लीव करके हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में चले जाते हैं। इसमें हमारे पास प्रेजेंट है मैक्रोफेज, मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल और वेरियस टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। मैक्रोफेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास होता है हिस्टियोसाइट्स। ये नाम आपको याद होने चाहिए कि मैक्रोफेजेस डिफरेंट जगहों पे जो प्रेजेंट है उनके वहाँ पे नाम क्या है। तो कनेक्टिव टिश्यू में जो मैक्रोफेज है उसको हम हिस्टियोसाइट्स कहते हैं। ये हमारे पास मोटाइल होते हैं, ऑब्वियसली ये हमारे पास मूव कर सकते हैं, ब्लड से भी तो आते हैं ना। और ये फेगोसिटिक सेल्स है। यानी स्टेनिंग से हमारे पास अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर देखें तो इनएक्टिव मैक्रोफेज को हम ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते फाइब्रोब्लास्ट से, क्योंकि इनकी शेप तकरीबन वैसे होती है। लेकिन फ़र्क ये आ जाता है कि मैक्रोफेजेस का न्यूक्लियस थोड़ा स्मॉलर होता है और डार्कर स्टेनिंग होता है। प्लस इसके साइटोप्लाज्म में हमारे पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स में क्या होता है, लाइसोसोम्स होते हैं। ठीक, इसके बाद हमारे पास एक्टिव मैक्रोफेजेस आ जाते हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं, फेगोसिटिक एक्टिविटी करते हैं। ये हमारे पास होते हैं लार्ज होते हैं, स्फेरिकल ओवल सेल्स होते हैं, 10 to 35 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। न्यूक्लियस इसेंट्रिक इन पोजीशन होता है, किडनी शेप न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में हमारे पास डेंस ग्रेन्यूल्स होते हैं, स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक है इसका। ठीक, इसके अलावा हमारे पास मैक्रोफेज जो है वो हमारे पास उसकी शेप हाईली इरेगुलर होती है। न्यूमरस फोल्ड्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये फोल्ड्स हमारे पास इनगल्फ करने में हेल्प करते हैं किसी बैक्टीरिया या पार्टिकल, किसी और पार्टिकल को। और हमारे पास ये फोल्ड्स हमारे पास एम्बॉयड मूवमेंट ऑफ द सेल में भी हेल्प करते हैं। हमारे पास मैक्रोफेजेस का क्या है कि उसमें वेल डेवलप्ड गोल्जी अपरेटस होता है, प्रोमिनेंट आरईआर एंड लार्ज नंबर ऑफ लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके साइटोप्लाज्म में हमारे पास रेजिजुअल बॉडीज़ होती हैं, फेगोलाइसोसोम्स होते हैं, न्यूमरस वेसिकल्स ऑफ बोथ गोल्जी एंड पिनोसाइटोटिक ऑरिजिन होते हैं। फंक्शंस इसके क्या है, फंक्शन मैक्रोफेजेस हैं कि पहला ये फेगोसाइटोसिस ऑफ अनवांटेड पार्टिकुलेट मैटर करता है और इससे क्या होता है कि ये क्लीन अप ऑपरेशन है इसका। ये हमारे पास डेब्रिस ऑफ डेड ल्यूकोसाइट्स को भी फेगोसाइट करता है, फेगोसाइटोस करता है। और इसके अलावा कार्बन पार्टिकल्स को भी, इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर को। हमारे पास सेकेंड फंक्शन आ जाता है कि मैक्रोफेजेस एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये क्या होता है कि हमारे पास मैक्रोफेज जो होते हैं फेगोसाइटोस करते हैं एंटीजेनिक प्रोटीन को, फिर उसको डिग्रेड करके उसके पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। ये पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास मैक्रोफेज के सरफेस पे आ जाते हैं और ये हमारे पास MHC2 मॉलिक्यूल्स के साथ इन कम्बिनेशन जाता है टी लिम्फोसाइट्स पे, जहाँ पे फिर इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट होता है। इसके अलावा मैक्रोफेजेस क्या करते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स में हमारे पास ये सीक्रेट करता है साइटोकाइंस, जो कि हमारे पास स्टिमुलेट करता है प्रोलिफरेशन मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स को। इसके अलावा ये हमारे पास रिलीज़ करते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा को, जो कि हमारे पास कैंसर सेल्स को किल करते हैं। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि मैक्रोफेजेस जो होते हैं उनके लिए जो पार्टिकल इनगल्फ करना होता है वो बहुत बड़ा हो, तो क्या होता है कि बहुत सारे मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो ग्रुप अप हो जाते हैं और एक ह्यूज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बना लेते हैं जो कि उस फॉरेन बॉडी को फिर इनगल्फ कर सकता है। इस ह्यूज सेल को हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लियर जाइंट सेल या फॉरेन बॉडी जाइंट सेल। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे होता है कि जैसे क्रोनिक इन्फेक्शन हो गई, TB हो गया या सिफिलिस हो गया, जिसके हमारे पास कॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और ट्रिपोनिमा पैलिडम। ये क्या है कि ये फेगोसाइटोसिस रेजिस्टेंट है। तो इस केस में क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस इनलार्ज करते हैं, क्लस्टर टुगेदर करते हैं और एपिथेलियोइड सेल्स बनाते हैं। और ये इसको इस वजह से नेम दिया क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं तो एपिथेलियम की अपीयरेंस देते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये अपने आप को उस जो हमारे पास कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है जो कि फेगोसाइटोसिस को रेजिस्ट करता है तो उसके अराउंड आ जाते हैं और उसको सराउंड कर लेते हैं, वॉल ऑफ कर लेते हैं। ये एक इन्फ्लेमेशन का एक पार्ट भी है कि वॉलिंग ऑफ इफेक्ट होता है। और फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं ग्रेन्युलोमा। ग्रेन्युलोमा क्या, स्मॉल एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन है। ठीक, फिर हमारे पास बताया कि मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो डिराइव होते हैं मोनोसाइट्स ऑफ ब्लड से।
मोनोसाइट्स यहाँ पे डेवलप होते हैं बोन मैरो में और फिर सर्कुलेट करते हैं ब्लड में। ठीक, फिर हमारे पास क्या है कि ये जब ब्लड स्ट्रीम को लीव कैसे करते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्टिमुलस आता है तो ये एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज के थ्रू माइग्रेट होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू में चले जाते हैं, वहाँ पे ये मैक्रोफेजेस बन जाते हैं और ये हमारे पास फिर मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो रीडिवाइड होकर इंक्रीज इन नंबर भी हो सकते हैं। तो ये जो मोनोसाइट मैक्रोफेज और अदर फेगोसिटिक सेल्स का जो सिस्टम है इसको हम मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम भी कहते हैं। इसमें जो और फेगोसिटिक सेल्स है वो हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट रीजन्स के। मैंने आपको बताया था पहले के होते हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यू के मैक्रोफेज सेल्स को हम हिस्टोसाइट्स कहते हैं, तो ऐसे कपर सेल्स ऑफ लिवर आ जाते हैं, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस ऑफ लंग्स आ जाते हैं, लैंगरहैंस सेल्स ऑफ स्किन आ जाते हैं, माइक्रोग्लिया ऑफ नर्वस टिश्यू एंड ऑस्टियोक्लास्ट ऑफ बोन टिश्यू आ जाता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास मैक्रोफेज तो पहले टाइप ऑफ वो थे सेल्स थे हमारे पास फ्री सेल्स। अब हमारे पास सेकेंड है मास सेल्स। मास सेल हमारे पास क्या होते हैं, लार्ज ओवोइड सेल्स होते हैं, इनका डायमीटर कितना है 20 to 30 माइक्रोमीटर और इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये हमारे पास इसके सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें हमारे पास हिस्टामीन हो गया, ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं। ये जो ग्रेन्यूल्स है वो हमारे पास इतनी ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट होते हैं कि वो हमारे पास न्यूक्लियस को ऐसे छुपा देते हैं। इसके अलावा इसके साइटोप्लाज्म में बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ आर होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। नॉर्मली अगर हम स्टेनिंग करें, हम ग्रेन्यूल्स हमारे पास जो मास सेल्स के वो हमारे पास वॉश आउट हो जाते हैं क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ फिक्सेटिव्स यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास ये प्रिजर्व रहे और फिर हमारे पास जो मास सेल के ग्रेन्यूल्स होते हैं वो इंटेंसली बेसोफिलिक होते हैं। हमारे पास अगर हम बेसिक एनिलीन डाई यूज़ करें, फॉर एग्जांपल टोरिडीन ब्लू जो कि कोई ब्लू कलर में, तो अगर ये इससे हम स्टेन करें तो जो ग्रेन्यूल्स ऑफ मास सेल्स हैं वो पर्पल स्टेन्ड होते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लू। तो ये जो चेंज ऑफ कलर आता है ना, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटाक्रोमेसिया। ठीक है, और हमारे पास क्या है कि मेटाक्रोमेसिया ऑफ मास सेल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेपरिन विच इज़ हाईली सल्फेटेड प्रोटियोग्लाइकेन। ये इस वजह से, इस सल्फेटेड प्रोटियोग्लाइकेन की वजह से मेटाक्रोमेसिया होता है। ठीक, अब हमारे पास है कि मास सेल्स क्या करते हैं, वो मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन सिक्रीट करते हैं। हमारे पास प्राइमरी मीडिएटर्स होते हैं, सेकेंडरी मीडिएटर्स होते हैं। प्राइमरी मीडिएटर्स जो होते हैं वो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं स्टोर्ड फॉर्म में बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स में। इसमें हमारे पास हिस्टामीन, हेपरिन, प्रोटियोलिटिक एंजाइम फॉर एग्जांपल ट्रिप्टेज एंड काइमेज होते हैं और इसके अलावा साइटोकाइंस जो कि न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं और इसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं प्रेजेंट है। जो सेकेंडरी मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं वो हमारे पास स्टोर्ड नहीं होते, वो हमारे पास क्या होता है कि जब एक्टिवेशन होती है तो वो खुद सिंथेसाइज होते हैं और रिलीज़ होते हैं जब हमारे पास कोई इम्यून रिस्पॉन्स बनता है तब। इट इंक्लूड्स ल्यूकोट्राइंस C4, D4 एंड E4, ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 एंड सेवरल टाइप्स ऑफ इंटरल्यूकिन्स। हमारे पास जो मास सेल्स होते हैं वो हमारे पास स्टेम सेल से ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द बोन मैरो। अच्छा, इनका फंक्शन मोस्टली हमारे पास जो बेसोफिल्स ऑफ ब्लड है वो बेसोफिल उनकी तरह का होता है, लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, डिफरेंट स्टेम सेल्स है, इस वजह से हम इनको रिलेट नहीं कर सकते। अच्छा, फंक्शन ऑफ मास सेल्स। मास सेल्स क्या होते हैं कि ये एलर्जिक रिएक्शंस हमारे पास डेवलप करते हैं और इनको हम कहते हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ मास सेल पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उस पर जब हमारे पास एंटीबॉडीज़ लगते हैं तो हमारे पास मास सेल डीग्रेनुलेट होता है और इसके अंदर के जो हिस्टामिन, हेपरिन है, ये सब रिलीज़ होते हैं और ये इम्यून एंटीबॉडीज़ हमारे पास प्लाज्मा सेल सिक्रीट करता है जब कोई एंटीजन बॉडी में एंटर होता है। क्या होता है कि IgE एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल ऑन फर्स्ट एक्सपोजर। ये कोई हमारे पास जो एंटीजन हो सकता है, कोई ड्रग भी हो सकता है, पोलन वगैरह भी हो सकता है। ये एंटीबॉडीज़ फिर क्या करती है, बाइंड टू द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा लेमा ऑफ मास सेल। जब ज़्यादा ऐसे एक्सपोजर होता जाएगा एलर्जिन को तो हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और हमारे पास मास सेल जो होगा वो इसको क्या करेगा कि फिर हमारे पास वो डिस्चार्ज करेगा अपने मीडिएटर्स को। ठीक, हमारे पास एक आ जाता है लोकल इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और एक हमारे पास आ जाता है सिस्टेमिक इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन।
जो लोकल इमीडिएट होता है वो हमारे पास ऐसे एक रीजन में प्रेजेंट होगा। जो फॉर एग्जांपल यूर्टिकेरियल है तो स्किन रैशेज़ है, एस्थमा है तो हमारे पास एक जगह तक मखसूस है, और रिनाइटिस है तो ये हमारे पास नोज़ तक लिमिटेड है। इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल म्यूकोजा एंड मैनिफेस्टेड मेनली बाय स्नीजिंग एंड रनी नोज़। अगर हमारे पास सिस्टेमिक इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है जिसको हम एनाफाइलेक्टिक शॉक भी कहते हैं, तो इसमें हमारे पास ऐसा होता है कि पूरा हमारे पास बॉडी में एक रिएक्शन होता है। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास आईजीई एंटीबॉडीज़ फर्स्ट एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा बन गए तो सेकंड एक्सपोजर में बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ हिस्टामीन्स एंड अदर मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे और रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक, जो कि एक फेटल कंडीशन है और कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स को ये लीड कर सकती है। अब हमारे पास है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस बाय मास्ट सेल प्ले वेरियस रोल इन प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड अदर मैनिफेस्टेशन ऑफ इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जो हिस्टामिन है वो हमारे पास वेसोडाइलेशन कॉज करता है, जो कि हमारे पास कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं, जिससे हमारे पास फ्लूइड की कलेक्शन होती है, जो कि हम इडीमा कहते हैं जिसको। और इसके अलावा ब्रोंकोस्पाज्म करता है कि नैरोइंग ऑफ पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स करता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, और इससे क्या होता है कि इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। अच्छा, रोल ऑफ हेपरिन। हेपरिन तो हमारे पास वैसे एंटी कोगुलेंट है और इसका रोल हमारे पास यहाँ पे कोई इतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्या करता है कि ये जब हिस्टामिन रिलीज होता है तो उसका बाइंड करके उसको इनएक्टिवेट करता है, तो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को लिमिट कर रहा है। अच्छा, हमारे पास मैक्रोफेजेस हो गए, मास्ट सेल हो गए, अब हम आते हैं प्लाज्मा सेल्स पे। प्लाज्मा सेल जो है हमारे पास उसको हम प्लाज्मासाइट भी कहते हैं। इसका शेप होता है लार्ज ओवल्ड सेल्स और डायमीटर 20 माइक्रोमीटर। हमारे पास इसका साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक होता है, और इसके अलावा जो न्यूक्लियस के अराउंड होता है वो थोड़ा पेल स्टेनिंग होता है। जो डार्क स्टेनिंग होती है ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होती है, और जो न्यूक्लियस के अराउंड पेल स्टेनिंग एरिया ये हमारे पास एक्सटेंसिव गोल्जी कॉम्प्लेक्स की वजह से और सेंट्रियोल्स की वजह से। तो हमारे पास आर भी प्रेजेंट है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास एक परफेक्ट एक जगह है जहाँ पे हम प्रोटीन सिक्रीशन कर सकते हैं। और अब बताएं कि न्यूक्लियस ऑफ प्लाज्मा सेल जो है उस स्फेरिकल इन शेप है, एसेंट्रिक इन पोजीशन है। अच्छा, इसकी न्यूक्लियस की एक ख़ास बात है प्लाज्मा सेल्स की कि वो ऐसे क्लॉक लाइक ये क्लॉक फेस लाइक या कार्टविल अपीयरेंस देता है। ये अगर न्यूक्लियस है तो हमारे पास ऐसा है कि इसमें हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन होते हैं ना, क्रोमोसोम की जो हमारे पास टाइप है। तो एक डार्कली हेट्रोक्रोमेटिन डार्कली स्टेन्ड होता है, यूक्रोमेटिन लाइटली। तो ऐसे डार्क लाइट बैंड्स की प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो कार्टविल अपीयरेंस देते हैं। ठीक, अब हमारे पास है कि प्लाज्मा सेल जो होते हैं क्या करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज़, और ये एंटीबॉडीज़ जो है वो क्या करती है कि इम्यूनोग्लोबुलिन वैरायटी को बिलोंग करती है। प्लाज्मा सेल की ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सेवरल थाउजेंड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड रिलीज़ करता है। प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास जो हमारे पास एक्टिव लिम्फोसाइट्स ऑफ द बी टाइप है उनसे डिराइव होते हैं। जब हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स कोई एंटीजन इनकाउंटर करते हैं तो वो उस एंटीजन को इनगल्फ करते हैं, और फिर हमारे पास वो उसको एंटीजन उसका जो एपिटोप होता है जो एंटीजन एक डिटर्मिनेंट होता है उसको प्रेजेंट करते हैं हेल्पर टी सेल के को। फिर हमारे पास क्या होता है कि हेल्पर टी सेल जो होता है वो रिलीज़ करता है प्रोटीन्स दैट कॉज द बी सेल्स टू डिफरेंशिएट इनटू एंटीबॉडी सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल्स। ये प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं ये जर्मिनल सेंटर्स ऑफ लिम्फॉइड फॉलिकल्स ऑफ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में बनते हैं, और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में हमारे पास लिम्फ नोड्स टॉन्सिल्स आ जाते हैं, ये आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जो एंटीबॉडीज़ सिक्रीट होती हैं प्लाज्मा सेल से वो फिर हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में जाती है और लिम्फेटिक सिस्टम में जाती है, और जब ये ब्लड में या लिम्फ में रिलीज़ हो जाती है तो ये हमारे पास क्या करती है कि एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स रीच द टारगेट एंटीजन, बाइंड विद दिस एंटीजन टू न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय इट। फिर क्या है कि नॉर्मली प्लाज्मा सेल जो होते हैं वो लिम्फॉइड फॉलिकल और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ही रिजाइड करते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं, वहाँ से फिर हमारे पास लूज कनेक्टेड टिश्यू में जाते हैं, और ये मोस्टली उन लूज कनेक्टेड टिश्यू में जाते हैं जहाँ पे मतलब एंटीजन की एंट्री होती है, मोस्टली म्यूकोसा ऑफ द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक में। फिर है कि प्लाज्मा सेल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफेंस अगेंस्ट those antigens which manage to penetrate the mucosal lining, provided that these antigens are similar to those which originally caused the development of plasma cell from the B lymphocyte। कि एंटीजन वही होगा तो ये उसके खिलाफ एक्ट करेंगे जिसकी वजह से ये एक्टिवेट हुए थे, बने थे।
Plasma cells of loose connective tissue release large amount of antibodies to neutralize the invading antigen as soon as these antigen cross the epithelial lining of mucosa. प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं कि एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा सिक्रीट करते हैं जैसे ही वो एंटीजन को देखते हैं। प्लाज्मा सेल्स की जो शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है कितनी 10 to 20 डेज़, और इसके बाद वो अपोप्टोसिस के थ्रू मर जाते हैं। और लेकिन हमारे पास कांस्टेंट सप्लाई ऑफ प्लाज्मा सेल्स होती है थ्रू द लिम्फोइड ऑर्गन्स टू द लूज कनेक्टिव टिश्यू बाय द ब्लड स्ट्रीम। लास्ट हमारे पास आ जाते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स हमारे पास ब्लड स्ट्रीम से कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं और दिस माइग्रेशन इंक्रीजेज ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। और हमारे पास ये ल्यूकोसाइट्स कौन से होते हैं? ऑलमोस्ट ऑल टाइप। कौन से? न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में हमारे पास वो बी टाइप के जो डेवलप हुए थे प्लाज्मा सेल्स में वो हैं, और जो हमारे पास मोनोसाइट्स हैं वो हमारे पास बाद में फिर मैक्रोफेजेस बना देते हैं।